cell and organization. अच्छा, सबसे पहली चीज याद रखिए कि सेल है, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दो लोग छूट गए, तो आगे देखिए पहले जो सिंबल है आदि चला गया, ठीक है। अच्छा, सेल एंड ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप देखिए तो सेल को अगर आप डिफाइन करते हैं, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये उनका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब एक चीज याद रखिए कि सेल्स जो है वो दो तरह की होती है। हम सेल को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। ये सेल की दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक टाइप है प्रोकैरियोट, उन्हें हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरी जो टाइप है उन्हें आप नाम देते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। अच्छा, अब देखिए जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें याद रखिए कि इनका जो स्ट्रक्चर है, दो चीजें याद रखिए। एक इनमें न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इनमें डीएनए जरूर होता है लेकिन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, तो मीन नो न्यूक्लियस। अच्छा, एक तो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। दूसरा, फिर एक और चीज आपने याद रखनी है कि न्यूक्लियस के अलावा जो दूसरी चीज इनके अंदर नहीं होती वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। नो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, इनमें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स जो है वो नहीं होती। ठीक हो गया? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स कौन सी? जैसे कि राइबोसोम्स हो गए, गोल्गी बॉडीज हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट टाइप चीजें जो होती है वो सारी इनके अंदर नहीं होती, वो सारी इनके अंदर एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आप देखिए तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। एक तो इनके अंदर न्यूक्लियस भी है, फिर इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर आप देख लीजिए जी, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, ठीक है, फिर गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह जो है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम सेल को जब स्टडी करते हैं तो हमने जनरलाइज दो सेल्स है उनको पढ़ना है, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। और उन एनिमल और प्लांट सेल को जब हम पढ़ेंगे तो हमने एक टर्म के रेफरेंस से पढ़ना है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म का नाम देंगे। जब आप एक टर्म प्रोटोप्लाज्म यूज करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है लिविंग मटेरियल ऑफ अ सेल। किसी भी सेल का जो लिविंग मटेरियल होता है उसे आप प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। अब इसके अंदर एक तो सेल मेम्ब्रेन आ गया, दूसरा जो इसका हिस्सा है सेल मेम्ब्रेन के अलावा साइटोप्लाज्म, और तीसरा न्यूक्लियस। ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये मिलके लिविंग मटेरियल बनाते हैं किसी भी सेल का, तो इसलिए आप इस पूरे हिस्से को क्या नाम देते हैं? प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। सो प्रोटोप्लाज्म मीन द लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। किसी भी सेल का जो लिविंग मटेरियल होता है उसको आप प्रोटोप्लाज्म का नाम देंगे। एक चीज। अच्छा, उसके बाद देन फर्दर आप देख लीजिए कि जो सेल वॉल होती है दैट इज अ डेड मटेरियल। सेल वॉल एक डेड स्ट्रक्चर है, एक डेड मटेरियल है।
तो बीइंग दैट स्ट्रक्चर, बीइंग दैट मटेरियल, जो सेल वॉल है ये सिर्फ प्लांट में होती है, एनिमल सेल के अंदर ये मौजूद नहीं होती, और वैसे भी इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अच्छा, उसके बाद अब हम अगर दो सेल्स बना के उनके फिर डिफरेंट फीचर्स जो उनको डिस्कस करें, तो लाइक अगर आप एक प्लांट सेल बनाते हैं तो प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल होती है। Then cell membrane, vacuole, अच्छा अब देखिए यहाँ पे अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो दिस इज न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये वाला पार्ट जो है इसको आप वैक्यूल का नाम देते हैं, और वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है इसका क्या नाम होता है, टोनोप्लास्ट। अब बीच में यहाँ पे ये वाला हिस्सा साइटोप्लास्ट, उसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर पिगमेंटेशन होती है। ये जो पिगमेंटेड या पिगमेंट टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हैं। So these structures are called chloroplasts। दरमियान में ये वाला जो हिस्सा है इसे सैप का नाम देते हैं। तो सैप, इसीलिए इसको सैप वैक्यूल, सैप वैक्यूल का मतलब ये कि सैप के अंदर क्या क्या होता है, वाटर होता है, सॉल्ट्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी इसके अंदर आ जाते हैं। देन इसके बाद अगर आप एक एनिमल सेल देख लीजिए तो एनिमल सेल में जैसे हमने पहले पढ़ा था कि उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो दरमियान में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल। अब ये इसके मेजर स्ट्रक्चर हम यहाँ पे अगर बना लें, अब इन दोनों को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि हमने यहाँ पे सेल वॉल को पढ़ना है। जब हम इन फीचर्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेल वॉल। अच्छा, जैसे कि सेल वॉल हमने पढ़ा था कि ये इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये सेल वॉल जो है सिर्फ कहां पर पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल को अगर आप देखिए प्लांट के अंदर इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोजिक स्ट्रक्चर होता है। फिर दूसरा आपने ये याद रखना है कि बाद बात वो जब सेल बनाता है तो ये डबल मेम्ब्रेन को बनाता है, या कभी कभार वो सिंगल वॉल ही बना देगा और अंदर इसके वो देन मेक सेल मेम्ब्रेन, और फिर बीच में वैक्यूम। अच्छा, अब देखिए बाद बात वो आपको दो डिफरेंट डायग्राम्स दे सकते हैं, इस तरह की भी और इस तरह की भी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सेल वॉल बाद बात वो डबल लेयर बना देगा, जैसे मैंने यहाँ पे दो लेयर्स बनाई हुई है, कभी कभार वो किसी सेल के अंदर सिर्फ एक ही लेयर बना देता है। आपने, मैंने लास्ट टाइम बताया था किस तरह पहचानना है, आपने वैक्यूम की जो मेम्ब्रेन है उससे पहचानना, हमेशा इसको लेबल अंदर से करें, बाहर से नहीं करना।
सबसे पहले जो आपने मेम्ब्रेन बनानी है वो वैक्यूल की बनानी है, जो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट से बाहर वाली जो अगली मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद चाहे वो एक लेयर दे, 2 लेयर दे, वो सेल वॉल होगी। इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाली मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद लास्ट वाली क्या है, सेल वॉल। इसमें देखिए ये दोनों, ये भी सेल वॉल है और ये भी सेल वॉल है। किसी को भी वो लेबल कर दे तो वो दोनों क्या आ जाएगी, वो सेल वॉल ही आ जाएगी। क्लियर हो गया? अब एक बात, ये सेल वॉल हमने पढ़ा कि ये सेल वॉल जो होती है किससे बनी होती है? सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज जो होता है वो एक डेड मटेरियल होता है, हार्ड होता है। तो सेल वॉल जो होती है एक स्टिफ हार्ड स्ट्रक्चर है, जिसका मेजर फंक्शन ये होता है कि ये किसी भी सेल को एक तो एक शेप प्रोवाइड करती है, और दूसरा फंक्शन क्या होता है कि इट्स फुली परमिएबल, हर किस्म के मटेरियल इसके अंदर या बाहर मूव कर सकते हैं। सेल वॉल जो है इट्स फुली परमिएबल स्ट्रक्चर, यानी फुली परमिएबल स्ट्रक्चर होता है, और इजीली जो मटेरियल्स होते हैं वो इन एंड आउट जो है वो आसानी से मूव कर सकते हैं, इससे फ्लूइड होते हैं। अच्छा, उसके बाद में एक और चीज याद रखिए कि जो सेल वॉल होती है वो बैक्टीरिया में भी होती है, फंगस प्लांट के अंदर भी होती है, लेकिन वो सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से नहीं बनी होती, बल्कि बैक्टीरिया के अंदर किससे बनी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकन के मटेरियल से, और जो फंगस होते हैं उनके अंदर, जी शाबाश, काइटिन से। अच्छा, उसके बाद ये तो गया सेल वॉल। फिर उसके बाद अगर हम सेल मेम्ब्रेन को देखें तो सेल मेम्ब्रेन देखिए दोनों के अंदर मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में। डिफरेंस सिर्फ ये आ जाता है कि प्लांट सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है इट कम्स आफ्टर सेल वॉल, लेकिन यहाँ पे एनिमल सेल के अंदर इट मेक्स आउटरमोस्ट बाउंड्री। ये सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री होती है वो बनाती है। उसी रेफरेंस से अगर आप देख लीजिए तो फिर हम अगर सेल मेम्ब्रेन को देखें तो सेल मेम्ब्रेन आउटरमोस्ट बाउंड्री होती है, और ये फर्स्ट मेम्ब्रेन, फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोप्लाज्म।